अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर एफआईए की सीट्स अनाउंस हुई हैं और इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब में भी सीट्स अनाउंस हुई हैं। तो ये जो 16, 17, 14 ग्रेड हैं पीपीएससी और एफपीएससी के, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। एक जनरल सिलेबस मेंशन किया होता है जिसमें कि जनरल नॉलेज, इस्लामियात और जस्ट ये नाम लिखे होते हैं। तो मैंने अपनी ये इस प्रिपरेशन के जर्नी में ये देखा है कि जो हम बिगिनिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत अर्सा हमें ये समझने में लग जाता है कि जीके में एक्चुअली कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हमें तैयार क्या करना है। पाकिस्तान अफेयर है तो एक्चुअली हमें उसको स्टार्ट कहाँ से करना है और कौन से कंपोनेंट्स उसमें कवर करने हैं। तो मुझे ये फ़ील हुआ कि क्योंकि मुझे इतने साल लगे इन चीज़ों को समझने में, इनके नोट्स तैयार करने में और सही ट्रैक पे आने में, तो मुझे लगा कि एक ऐसे वीडियो की ज़रूरत है जिसमें जो बच्चे अभी सोच रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं किसी भी स्केल के, उनके लिए ये सिलेबस थोड़ा जो है वो डिटेल्ड होना चाहिए। इसकी कंपोजिशन जो है वो थोड़ी वाज़िया होनी चाहिए कि एक्चुअली उन्हें प्रिपेयर क्या करना है। वो जो एक ओवरऑल सिलेबस मेंशन किया होता है उसको समझना, उसकी डिटेल में जाना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इंसान हिम्मत हार देता है कि नहीं सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जबकि चीज़ें मुश्किल नहीं हैं अगर आप इनिशियली ही राइट ट्रैक से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो ये एक वीडियो बनाई है, मैंने ये देखा यूट्यूब में कि जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप जो भी वीडियो ओपन करते हैं इसके लिए, तो वो आपको एक जेनेरिक व्यू ही मिलता है। आपको वो जो एक वीडियो मिलेगी उसके अंदर इस्लामियत के भी क्वेश्चन डाले होंगे, पाकिस्तान अफेयर के भी, तो वो कोई मतलब एक सही वे नहीं है तैयारी की। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन चाहिए, फिर वो चीज़ें याद होती हैं। लेकिन जब एक आप गाइडलाइन के साथ, लाइन के साथ, इरा के साथ, डेट्स के साथ चीज़ों को याद करते हैं तो वो आपकी तैयारी जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा वाइड होती है। जब आपने इस तरह से तैयारी की होती है तो जो अनसीन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना, आप उनमें भी तुक्का मार सकते हैं क्योंकि आपने इराज, ड्यूरेशंस विद डेट्स की हुई हैं और सीक्वेंस के साथ की हुई हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई है जो एफपीएससी, पीपीएससी ने सिलेबस मेंशन किया होता है, जीके, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस। मैंने उसकी कंपोजिशन आपके लिए यहाँ पे जो है वो गो थ्रू की है। अच्छा, आप देखें, सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर की बात करते हैं। तो पाकिस्तान अफेयर आपको स्टार्ट करना है 1857 से पहले 1947 तक, जिसके अंदर जो हैं वो हमारे जो इनिशियल इंस्टीट्यूट्स थे, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट और इस तरह मेन इवेंट्स थे जो हिंदू मुस्लिम रूट्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर उस वक़्त पर जा रही थी वो। तो ये वाले जो सारे सिनेरियोस थे इनको आपने एक दफ़ा इनके मेजर इवेंट्स को देखना है, उनकी डेट्स देखनी है 1947 तक। इस कोई ज़्यादा काम नहीं है, अगर आप इस इरा को लेके बैठें तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे। 1857 से 1947 तक के सारे मेजर इवेंट्स विद डेट्स आपको लिखने हैं। उसके बाद 1947 से ऑनवर्ड 2023 तक आपको आना है। इसके अंदर पाकिस्तान बनने के बाद जो इनिशियल कॉम्प्लिकेशंस थी हमारी, चेंजिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, चेंजिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, मार्शल लॉ कौन सा कब लगा और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग और इनिशियल हर्डल्स, तो उनके हम न्यूक्लियर जो है एटॉमिक बॉम्ब डिक्लेयर हुए, तो इन सब चीज़ों की डेट्स आपको एक पेज पर लिखनी है 1947 से 2023 तक, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ, इसमें आता है पाकिस्तान जियोग्राफिकल फ़ीचर्स आ जाते हैं जिसमें रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, बॉर्डर्स, बैराजेस, हिस्टोरिक प्लेसेस आ जाती हैं, ये सब आपको देखनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशल्स, जितनी भी जो इस वक्त हमारी हुकूमत जा रही है उसके जितने भी मेन गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं लाइक सीएम, गवर्नर्स, उन सब के नाम, नेशनल असम्बली के स्पीकर, सेनेट के, तो वो सब नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद जो हमारे नेशनल डेज़ हैं उनकी डेट्स पता होनी चाहिए आपको। ऑफिशियल विज़िट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। चाहे कोई ऑफिशियल विज़िट किसी दूसरी कंट्री के बंदे ने हमारी कंट्री में किया है या फिर हमारे यहाँ से कोई ऑफिशियल दूसरी कंट्री गया है, तो वो ऑफिशियल विज़िट आपको पता होना चाहिए, उसकी डेट पता होनी चाहिए। इसी तरह जितने भी रीसेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं कंट्री में, उनकी डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया पाकिस्तान अफेयर। नेक्स्ट अगर आप देखें वर्ल्ड नॉलेज में से 40 to 50% क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसमें सबसे पहले जो आपने देखना है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखनी है, जिसमें यूएन, सार्क, आसियान, एससीओ, ओआईसी वगैरह। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तो यूएन में से ही आ जाते हैं। अच्छा, अब इन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखना क्या है, इनके चीफ एग्जेक्टिव्स के नाम, इनकी फॉर्मेशन, इनके मेंबर्स, इनके लोकेशंस और इनका ऑब्जेक्टिव। जैसे कि आपको पता है कि एससीओ जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इरेडिकेट टेररिज्म फ्रॉम साउथ एशियन स्टेट्स। इसी तरह जो ओआईसी है वो स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए काम कर रही है। तो इस तरह हर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव भी देखना है आपने। इसी तरह आगे आ जाएं तो इंटरनेशनल करेंसीज देखनी है आपने। मेजर करेंसीज आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़, एयरलाइन, सीक्रेट एजेंसीज़ के नाम आने चाहिए। मेजर जो कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल्स के नाम आने चाहिए। इंपॉर्टेंट रिवर्स के, लेक्स के, हिस्टोरिक प्लेसेस और माउंटेन रेंजेस। इसके अलावा नोबल प्राइज़ विनर्स में से भी एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आता है, जैसे 2022 का नोबल प्राइज़ विनर कौन था, कहाँ से बिलोंग करता था। और इसके अलावा जो आजकल एक और क्वेश्चन ज़रूर आता है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की जितनी भी फेमस एप्लीकेशंस हैं ना, उनके चीफ एग्जेक्टिव्स कौन हैं, इनकी फॉर्मेशन किस स्टेट को हुई और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके ये वाला पार्ट इतना जो है वर्ल्ड नॉलेज का तो है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखें डिस्प्यूटेड रीजन्स, पूरे वर्ल्ड में इस वक्त जो से डिस्प्यूटेड रीजन्स हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। और ऑन गोइंग मेजर कन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि इस टाइम यूक्रेन और रशिया की चल रही है, ठीक है, वो मेजर कन्फ्लिक्ट सीरिया की, वो भी आपको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कोई ना कोई क्वेश्चन हमें से आ जाता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो इन वॉर में कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। इस तरह इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स जो कि क्लाइमेट चेंज पे, इकोनॉमिक चैलेंजेस पर होती रहती हैं, वो भी रिसेंट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मीटिंग्स कोई हुई हैं तो उनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। ये फिर बात वही आ जाती है एक कि अगर आप कंसिस्टेंट न्यूज़पेपर रीडर है ना, तो ये चीज़ें आधी से ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर से ही आ जाती हैं। तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, और लास्ट चीज़ जो आपने देखनी है वर्ल्ड नॉलेज में, वो है फेमस बुक्स। फेमस बुक्स के नाम आपको आने चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 30 to 40, इवन 20 फेमस बुक्स के भी आपको आते हैं, तो बस आपका तुक्का भी चल जाता है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस देखने में या सुनने में लगता है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलेबस है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आपने इसमें क्या करना है, सोलर सिस्टम करना है। सोलर सिस्टम में आ जाता है सन और हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, कौन सा प्लैनेट किसके बाद आता है, और हर प्लैनेट की ना 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक मार्स इज़ द रेड प्लैनेट, के मरकरी, अगर मैं गलत जा रही हूँ तो सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। तो इस तरह ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है अर्थ कंपोजिशन देखनी है आपको। ठीक है, अर्थ कंपोजिशन में आ जाती हैं अर्थ की लेयर्स, आ जाती हैं अर्थ की प्रॉपर्टीज़, आ जाती हैं, और इसी में कवर हो जाती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, वेदर, नेचुरल डिज़ास्टर्स जिसमें सुनामी और स्टॉर्म्स वगैरह जो आते हैं उनकी फॉर्मेशन, रॉक्स, मिनरल्स, तो ये सब अर्थ कंपोजिशन में ही कवर हो जाता है। ठीक है, फिर बायोलॉजी आती है एवरीडे साइंस में से। उसके अंदर विटामिन्स में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से आपको कौन सा मसला जो है वो पेश आ सकता है। और दूसरा ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना होता है, और इस तरह के मेजर क्वेश्चंस। कोई इतना वो नहीं जाना, सेल फॉर्मेशन और इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते। फिर अगर आप केमिस्ट्री में जाएँ तो केमिस्ट्री में सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, कंडक्टर्स, इनको आपने जनरली थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक गैसेस, कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस ज़्यादा हज़ार्डस हैं, डेंजरस हैं, कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं वो सॉइल की नशोनुमा के लिए अच्छी हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये चंद एक चीज़ें जो हैं, जब आप एटमॉस्फेरिक गैसेस का टॉपिक किसी भी एवरीडे साइंस की बुक से या यूट्यूब से भी निकाल लेंगे तो आपको इसके काफ़ी जो हैं वो MCQs मिल जाएंगे। फिर ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो किन गैसेस की फॉर्मेशन से ये ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। ठीक है, उनके नाम आने चाहिए आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ इस्लामियत पे। इस्लामियत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामियत में से भी 20 to 25 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इस्लामियत को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, इंपॉर्टेंट कुरानिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, जिसमें क्या आता है कि लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट आयात, मदनी और मक्की सूरा, कुरान की मंजिलें कितनी हैं, मेन वाक़ियात, जैसे कि अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था कि हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात जो है वो, उनकी मुलाकात का जिक्र कौन सी सूरत में है, तो ये सूरह कहफ में है। जैसे कि
तो इस तरह हज़रत यूसुफ़ का किस्सा और जो इस तरह के इम्पोर्टेंट वाक़यात हैं उनको कौन सी सूरा में उनका ज़िक्र है ये आपको पता होना चाहिए। मेजर अहकामात नमाज, वज़ू, ज़कात का ये कौन सी सूरा में आए हैं, ये 2 हिजरी में आए हैं और ज़्यादातर जो है वो सूरत माइदा में है। ठीक है, तो ये आपने देखने हैं, इनका आपको हुक्म कौन सी सूरत में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाए सीरत नबी पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इस्लामिया। सीरत नबी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीरत नबी क्या है कि अब आपको ऐसे नहीं करनी कि रिवलेशन पहली कब आई और वो मदीना कब गए, नहीं, इस तरह आपको कभी याद नहीं रहेगा। आपने इसको विद एक ना उस सीक्वेंस के साथ करना है। ठीक है, वो जब पैदा हुए बॉर्न से लेके वो जब ऑर्फन हुए, उन्होंने जो पहली हिजरत की, इसको पूरा 1-1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, आप सीरत नबी अगर इस तरह से करने बैठेंगे, एक पेंसिल और पेज लें और उसको लिखते जाएं। ठीक है, जब आप इसको सीक्वेंस के साथ करेंगे ना, वो ऑर्फन हुए, पहली हिजरत उन्होंने कब की, उनके वही उतरने से पहले उनके कुफ़ार के साथ जो इवेंट्स हैं, जैसे वो हजर अस्वद का इवेंट है, हल्फ अल फजूल का इवेंट है, वो सब रिवलेशन से पहले के हैं। उनको कुफ़ार सादिक और अमीन इन इवेंट्स की वजह से कहने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने उसमें बड़ा इंसाफ पे जो है वो फ़ैसला करवाया था। पहली रिवलेशन के बाद वो गार सूर में कितने दिन रहे, मदीना हिजरत उन्होंने कब की, मदीना में गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन कैसे की, और उनके गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन के बाद जो वॉर्स लड़ी उनके मेन नाम और उनकी डेट्स थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। उन्होंने जो पहला हज किया कब किया, कितने लोग गए थे हज के लिए, और आखिरी खुतबा कब दिया, और आखिरी खुतबे की भी मेन बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आपने इसको इस तरतीब से करना है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन का दौर करना है, इसको भी इतना इन डिटेल नहीं करना, इसमें 2-4 बातें आपने देखनी है कि जैसे हज़रत अबू बकर आए सबसे पहले, फिर उमर, तो किस सहाबा का कितना ड्यूरेशन था। ठीक है, उनके दौरे हुकूमत में कौन सी मेन वॉर्स हुई, कौन से मेन इवेंट्स हुए, जैसे हज़रत उमर के दौर में जो है वो जंग यमामा हुई। इसी तरह हर सहाबा के दौर में एक तो जंगों के नाम हैं और किस खुलफाए राशिदीन ने कौन सा प्रोग्रेसिव वर्क करवाया, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव वर्क हज़रत उमर ने करवाए, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम। इसके अलावा नमाज इस्तकासा और सोलर और लूनर इक्लिप्स पे जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं उनके अरबिक नेम्स आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें उर्दू जो है, उर्दू में जो है वो आपको जो बेसिक चीज़ें करनी है वो बेसिक ग्रामर करनी है उर्दू की। जो उर्दू की बेसिक ग्रामर की आप कोई भी वीडियो देख लेंगे ना, वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें आपने 5, 6, 7, 8, 9 में पढ़ी हुई हैं। बहुत ही सिंपल है, सुनने में लगता है मुश्किल है लेकिन बहुत आसान चीज़ें। इंपॉर्टेंट बुक्स उर्दू की जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, तसनीफ़ हैं, उनके थोड़े बहुत मेजर बुक्स, आप कोई भी उर्दू की आप वीडियो देख लेंगे ना फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो आपको उसमें इन बुक्स के नाम मिल जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपने देखनी है कि मोस्टली क्या होता है, उर्दू वाले सेक्शन में कुछ शेर लिख दिए जाते हैं और उनके पॉइंट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो आपने कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर उर्दू भी मेंशन है तो उसमें आपने 30-40 शेर याद नहीं करने, सिर्फ पढ़ने हैं। ठीक है, वो 30-40 शेर जब आपने पढ़ने हैं, साथ उनके शायर के नाम देखते जाना है। अब ये जो 7-8 शायर हैं उन्हीं की मतलब फ़ेमस हैं और उन्हीं में से शेर आते हैं। मौलाना हाली हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, ज़फ़र अली ख़ान हो गए। तो आपने ना हर शायर के शेर में उसका एप्टीट्यूड देखना है। जैसे अगर मौलाना हाली हम देखें तो वो ज़्यादातर आज़ादी की तहरीक पे उनके शेर मिलेंगे आपको। अल्लामा इकबाल देखें तो वो उम्मीद की किरण और इस्लाम और मोमिन की सिफ़ात पे उनके ज़्यादा शेर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जब आप इस तरह एक भी शायर के 5-6 शेर पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा उसका एप्टीट्यूड और उसकी शायरी की जिस समझ आ जाएगी। कोई ज़्यादा इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे किसी ने ज़्यादा शायरी की है। ठीक है, तो ये आपको एक दफ़ा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद जोन सा भी शेर आ जाएगा ना, 80% आप सही तुक्का लगा के आएंगे कि ये कौन से शायर का है। इसके अलावा मुहावरात हैं, वो तो हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम वैसे भी बोलते रहते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मेरी तरफ से ये एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है आपके लिए। अगर आपको मेरी समझ आती है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं इस हर पोर्शन को इन डिटेल मज़ीद भी अपने नोट्स के साथ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको जो है एक तो उनके लिए आसानी हो जाए, और मुझे लगता है कि जो अब तक मैंने इकट्ठा किया है, मैंने जाना है, मेरी रिसर्च है, मुझे वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मुझे पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ भी आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।